नमस्ते दोस्तों, मीडिया म्यूजिक्स के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते हर गुरुवार को एक नए पत्रकार, एक नए मास कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी इस श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री दक्षेश पाठक, जो कि एक सीनियर पत्रकार हैं। मैं श्री दक्षेश भाई का आपको परिचय दे दूं। श्री दक्षेश पाठक एक सीनियर पत्रकार हैं। अपने साहित्य और मास कम्युनिकेशन का अभ्यास करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। अब वर्तमान में गुजरात समाचार के सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अपने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं। अब टेलीविज़न और रेडियो के कार्यक्रमों को भी तैयार करते हैं। अपने सामाजिक विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज़ के स्क्रिप्ट लिखे हैं। आप किताबें और वन एक प्ले भी लिखते हैं। आप फिल्मों की स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल में आपने कई बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू किए हैं। आप इस राज्य और इस देश की कुछ इतिहास बदलने वाली घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं और आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की है। आप राजनीति, ग्रामीण, खेलकूद, साइंस, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, पर्यावरण समेत अनेक विषयों पर उत्तम रिपोर्टिंग कर चुके हैं। आपने सिंगापुर, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड और दुबई जैसे देशों की एडिटर और सीनियर रिपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया है। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण सीनियर पत्रकार आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका मीडिया म्यूजिक से स्वागत है दक्षेश भाई जी। शुरू करते हैं। पहला सवाल बड़े स्वाभाविक तौर पर यही है कि आज से 20 साल पहले जब आपने पत्रकारिता में अपना सफ़र शुरू किया, तब और आज 20 साल के बाद आप इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? सबसे बड़ा परिवर्तन तो डॉक्टर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुआ है जर्नलिज्म में वो है। जब मैंने शुरू किया, मैं बीडे की तरह बात नहीं कर रहा हमारे ज़माने की, क्योंकि 20 साल का ही वक्त है। तो उस वक्त वेब जर्नलिज्म, फिर ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वर्चुअली नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था और एक दो न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे। तो पत्रकारों के लिए जो स्कोप होना चाहिए वो बहुत ही मर्यादित था। बट एक पॉजिटिव चीज़ वो थी कि अगर आप में इमेंस टैलेंट है, अगर आप में कमिटमेंट है, आप वो देख सकते हैं जो और नहीं देख सकते। तो उस वक्त भी आपके लिए चांसेस या जो जिसे आप एक मौका कहते हो, उसकी कमी नहीं थी। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी अगर आपका विज़न कहीं और देख सकता है कि एक अच्छा समाज का निर्माण कैसे हो, तो उस वक्त भी इतनी ही अपॉर्चुनिटी थी। मगर फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, सो मैनी चैनल्स, सो मैनी न्यूज़पेपर्स, सो मैनी वेब पोर्टल्स, so many journalism institutes which have come up in these years and which have given bubbling spirited journalists with ample opportunities, and these are the changes which I have witnessed all these years. And basically the goal for everyone, the ways or the tracks could be different, but the destination is the same, for a better world, for a better universe. एग्री। पर खास करके जो न्यूज़ के कंटेंट को लेकर आजकल काफ़ी धमाचौकड़ी मची हुई हैं। लोग न्यूज़ के कंटेंट को लेकर, चाहे वो टेलीविज़न के हो या प्रिंट के हो, बहुत ज़्यादा जो हैं उसकी विश्वसनीयता के ऊपर काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। क्या आपको लगता है इन 20-25 सालों में ये भी एक गंभीर बात हो गई है या मामला थोड़ा गंभीर बन गया है? मेरा ये मानना, ये मैं जर्नलिज्म पढ़ाते वक्त भी स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आपका तरीका कोई भी हो, आपका गोल क्या है। एज ए जर्नलिस्ट आपका गोल ये होना चाहिए कि अटमोस्ट ऑब्जेक्टिविटी, आपकी तटस्थता, आपका अपनी बात पेश करने का नज़रिया और स्टाइल अलग हो सकता है, बट आपको अपने गोल से भटकना नहीं। और वो गोल एक ही है कि सेल्फलेसनेस, अपने आप को, अपने किसी भी एजेंडा को अगर है जो नहीं होना चाहिए, तो उसको बाजू पे रख के अगर आपने किसी इश्यू पे लिखना या रिसर्च करना शुरू किया, तो उसका अंतिम ध्येय एक ही होना चाहिए कि आपको उसमें जो गलतियां दिख रही है वो आपकी अपनी प्रेजुडाइज वाली गलतियां नहीं, बट एक संपूर्ण स्वस्थ और सुदृढ़ विचारधारा वाले समाज के निर्माण के लिए आपको जो करना पड़े,
अगर आपको प्रवाह के सामने तैरना पड़े तो भी तैरो, बट आप कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले ये तय कीजिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके रिएक्शंस क्या होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बड़ा बहस हो तो वो भी कीजिए, बट आपकी सोच और आपकी कार्यवाही सिर्फ उसी दिशा में होनी चाहिए जो कि आपको उस दिशा में, उस क्षेत्र में वहाँ पर ले जाए जो परिवर्तन आप देखना चाहते आने वाले 10 सालों में। तो मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ इन्हीं को देता हूँ जिनका तरीका किसी के परिप्रेक्ष्य में अगर ठीक नहीं बैठता है, कोई बात नहीं, पर मैं इस चीज़ को इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि मुझे आपके तरीके के सामने एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ है तो अगर आपकी सोच के सामने कि वो किस दिशा में जा रही है। अगर आप सही दिशा में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से जा रहे तो जायज़ है, सही है। It is a way of putting the things. Yeah. It is a very good saying in English that if you have the communication skill, you can put the worst possible thing in a best possible manner. And if you don't have that skill, you are at the fault of putting the best possible thing in a worst possible manner. सही बात है। आपने एक रिपोर्टर के तौर पर, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, कई अलग अलग एरियाज़ के रिपोर्टिंग भी किए हैं, पर आपको पर्सनली किस एरिया का रिपोर्टिंग करना ज़्यादा पसंद है? इट्स ए वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल किसी भी जर्नलिस्ट की कॉन्शियस के साथ जुड़ा होता है। किस एरिया या कौन से तरीके से करना चाहिए या किया है, उससे ज़्यादा मैं इसको इस तरीके से रखूँगा कि ऐसी चीज़ जो करने के बाद मुझे अपनी अंदर तक, अपनी रूह तक एक संतोष मिला हो कि मैंने इस व्यक्ति के जीवन में, इस सोसाइटी के नज़रिए में या एक संपूर्णतया वातावरण में वो परिवर्तन लाने की कोशिश की और मैं सफल हुआ जो कि मैं चाहता था। और अगर मैं कोई एक उदाहरण आपको दूं, ज़रूर। काफ़ी कुछ है, हाँ, बट कभी कभी ये होता है कि आप ज़िंदगी में एक स्पेशल स्टोरी ऐसी करते हो, उस लेवल का काम रिपीट करने में बहुत तकलीफ होती है, कई साल निकल और मैं फॉर्चुनेट था कि मेरी जीवन की पहली स्टोरी, स्पेशल स्टोरी, जो गुजरात समाचार की फ्रंट पेज कवर स्टोरी थी 1992, 4 अप्रैल, माय फर्स्ट असाइनमेंट एज ए जर्नलिस्ट, और वो मैंने खुद तय किया था, मुझे दिया नहीं गया था क्योंकि इट वाज अ वेरी रिस्की जॉब। हम लोग एक दिन एडिटोरियल में बैठे थे और रश्मिन मेहता, जो कि हमारे सीनियर लेखक थे, उन्होंने आके मध्य प्रदेश के एक न्यूज़पेपर का एक कटिंग दिखाया, झाबुआ जिले का, अलीराजपुर का, कि वहाँ पे ताड़ी की सीज़न में ये लोग फर्मेंटेड ताड़ी का जो रस होता है, हाँ, वो दिन भर पेड़ पे लटका के शाम को पी के महुड़ो गांव में जिस तरीके से घूमते हैं, उसके बाद उनके दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं होता है और कोई भी आदमी किसी को भी मार देता है और वहाँ पे पुलिस भी नहीं जाती है। और एक केस जो उन्होंने दिखाया कि एक वहाँ की एक महिला ने अपने पति का सर अलग करके अलीराजपुर पुलिस स्टेशन के टेबल पे जाके रख के आई। वजह क्या थी कि ताड़ी मैंने उतारी और पी गया ये। अगर ऐसी बात में अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो रश्मिन भाई ने बोला कि ये बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ स्टोरी है। ऐसे भी प्रदेश है आज भी भारत में, जब हम विकास की बात करते हैं तो इसमें कुछ सुधार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो आई वॉलंटियर्ड कि मैं वहाँ जाके वो स्पेशल स्टोरी करूँगा और मेरे साथ फोटोग्राफर संजय वैद्य आया। अलीराजपुर पुलिस स्टेशन हम गए, वहाँ के इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया कि हम लोग भी 15-15 गाड़ी साथ इकट्ठी होती है तब हम जाते, वो भी दिन में जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को एकलव्य के वंशज मानते हैं और इनका तीर चलाना इतना निशाना परफेक्ट होता है कि हम लोग अगर अंधेर में टॉर्च भी मारते हैं तो हाथ यूं रख के मारते, क्योंकि अगर 300 मीटर से अगर तीर आया तो हाथ पे लगे टॉर्च की दिशा में। हम टॉर्च ये नहीं रखते वरना तीर यहाँ आता है। करेक्ट। तो हम लोगों ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी पे अंदर जाना चाहते, तो फिर उसने बोला ठीक है क्या कर सकते हम लोग गए, वहाँ के मुखिया को मिले, पता नहीं कैसे हमने उसको कन्विंस किया
कि हम आपके साथ रह के आपके जीवन का अभ्यास करना चाहते हैं। कुछ उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गए थे, वो उनको दिया, खुश हो गए। और जिप्सी लेके गए थे और ड्राइवर को बोल के रखा था कि पेट्रोल जितना भी जाए हर रोज सुबह तू जाके फिलअप करवा के आना और गाड़ी चालू रखना। कभी भी भागना पड़े। तो हम लोग 3-4 दिन उन लोगों के बीच रहे। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें चौंका देने वाली जानने को मिली। जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, वो चेंज हम जो लाए उसके बाद वो ये था कि गांव में एक साहूकार होता था, उन्हीं की कम्युनिटी का। सारे गांव में जो भी खेत खलियान की इनकम होती थी, उसका जो पैसा आता था वो साहूकार के वहाँ वो लोग रखते थे। अब हम जो पैसे बैंक में रखते हैं उनका इंटरेस्ट ऐड होता है। तो अगर आपने 5 लाख रखा है तो 1 साल के बाद 6.25 लाख हो जाता है। वहां पे वो संभालने का वो चार्ज करता था। तो अगर आपने 5 लाख रखे तो 5 साल के बाद 0 हो गए और 6 साल तक आप लेने नहीं गए, भूल गए, तो वो 75,000 आपके पास लेने आएगा। अच्छा। तो दिस वॉज अ रियल स्टोरी। वो हमने आके यहाँ पे लिखी। उसके दूसरे ही दिन इट वॉज ए कवर स्टोरी इन गुजरात। और बिफोर आई फॉरगेट, वो जिप्सी चालू रखी थी, वो काम आई क्योंकि आखिरी दिन उसको भी चढ़ गई। उसने एक ने तीर चढ़ाया, एक ने जिसको गोफन बोलते हैं, हाँ गोफन, वो इस पे पत्थर घुमा के मारते। हाँ। पता नहीं उसकी इस बात पे उसका गया। हम लोग भागे, गाड़ी में बैठे और बिना कोई अतिशयोक्ति हम लोग, आज मैं बोल रहा हूँ कि हमने बाजू में से वो पत्थर और तीर जाते हुए देखे, इतनी गाड़ी उसने भगाई थी। हमने यहाँ आके वो स्टोरी लिखी और ये साहूकार वाली जो बात थी उसको अलग से हमने डिस्प्ले किया। दूसरे दिन गुजरात विधानसभा से संसदीय सचिव धनजीभाई आर्य, उनका लेटर आया गुजरात समाचार के कि आपकी फर्स्ट पेज पे जो स्टोरी है वो आंखें खोल देने वाली है और मैं उस जर्नलिस्ट से मिलना चाहता हूँ। तो हमें आके मिले और हमने पूरा का पूरा गांव का पता और ये सब बताया। ही टुक इट अप वेरी सीरियसली और उन्होंने दिल्ली में नरसिंहराव गवर्नमेंट को ये भेजा। वहाँ से इंक्वायरी हुई और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन गाँवों में ये साहूकार लोग के द्वारा जो पैसे ले लेते थे उनको पकड़े उन लोगों ने और गांव वालों को एजुकेट किया। और मेरे ख्याल से 2 साल में वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ स्कूल भी शुरू हुई और एक एजुकेशन का नया माहौल बना। तो दैट गिव्स एन इमेंस सेटिस्फैक्शन। यस, दैट्स वंडरफुल। अभी हम थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। आपने इतने सारे रिपोर्टिंग किए हैं, आप इतना एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जो विद्यार्थी या जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते होंगे कि एक रिपोर्टर या एक जर्नलिस्ट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, शार्प ऑब्जर्वेशन और अपने आप का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे जर्नलिज्म में आया। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस वक्त अहमदाबाद में रायोटिंग का थोड़ा माहौल था। शाहीबाग और मेघानगर एरिया में मैं वहाँ पे रहता था। वहाँ पे घर पे जो चूना का कलर का काम जो करते हैं, जिसको रंग पेंटर्स, हाँ, बाबू काका करके एक 75-80 साल के एक बूढ़े इंसान पूरे एरिया में वही कलर काम करते थे। तूफान चल रहा था, हम लोग क्रॉस रोड पे बैठे थे वहाँ के इंस्पेक्टर के साथ, ऐसे ही बातें कर रहे थे। वो बाबू काका अचानक आए और उन्होंने उन सजुबा गोहिल, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट इंस्पेक्टर, उन्होंने गोहिल साहब को जिस इंग्लिश में पूछा कि सर, इट सीम्स दैट द सिचुएशन इज रनिंग आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड हाउ वुड यू कोप अप विद दैट। This is a very pathetic pronunciation or English that I am uttering. It's a common, it's normal. But बाबू काका ने जो इंग्लिश में बात की, it was straight from the Dictionary of Phonetics by Daniel Johns. That was a perfect British pronunciation. तो इंस्पेक्टर ने तो अपना जो जवाब दिया वो दिया, he was surprised. बाकी ने भी बोल के ये छोड़ दिया कि हाँ શું इंग्लिश बोले છે। It ended for others, not for me. मैंने ये सोचा कि ये आदमी अपने भीतर कुछ ऐसा इतिहास छिपा के बैठा है
जो मुझे निकालना पड़ेगा। ये पेंटर नहीं है। बिल्कुल। सो ये जो आप बोल रहे हैं जर्नलिस्ट को क्या पकड़ना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, मैंने घर पे जाके मेरे फादर को बोला कि આપણા ઘરનો કલર થોડો ફેડ થઈ ગયો છે, આપણે બાબુ કાકાને બોલાવી અને આપણે આ ઘર જરા રંગાવી દો. તો હી સેડ કે વી ડીડ ઇટ 3 years back and it seems fine. तो मैंने थोड़ी आशा गवाई कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बाबू काका से मुझे कुछ निकलवाना है तो मुझे रोज उनके साथ रहना जरूरी है. फिर मैंने माय बोथ पेरेंट्स वेर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो जैसे ही वो ऑफिस जाए मैं सुबह स्कूल से 12 बजे घर पे आके उनको पता ना चले कि एक साथ कैसे ये कलर निकल रहा है, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा नाखून से कलर निकालना शुरू किया. 15 दिन में अच्छा काम हुआ. और फिर दे रिलेटेड कि આ બધું ભેજ આવે છે, આ થોડું તું સાચું કીધું, આ કરવું પડશે. બાબુ કાકા વોઝ કોલ્ડ. अच्छा. उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, या वाटा करना बोलते हैं, वो करना शुरू किया. आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम हॉट स्नैक्स फ्रॉम आउटसाइड फॉर हिम विच ही रिफ्यूज पोलाइटली, बट कुछ भी करके, बाय ल्योरिंग, बाय ब्राइबिंग, अनएथिकल. बट फिर अगर गीता में कहा है कि अगर आपका अंतिम गोल सत्य की ओर है तो बीच में आप जो करो वो गलत नहीं है. तो 4 दिन तक मैं ये करता रहा, उनके साथ बैठा, उनका कलर का डिब्बा भी मैंने पकड़वाया. 5वें दिन मेरे पूछ के बाद उन्होंने बोला कि जेंटलमैन यू आर आफ्टर मी टू नो व्हाट आई एम, व्हाट आई वाज. फाइन, आई एम टच एंड आई एम मूव्ड by your gesture and your insistence at this young age. You are a school student. I'll reveal something, but give me a promise that you won't tell this anybody until I die. I said कि बाबू काका ठीक है बताइए. उन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई, the goosebumps never lie. You can zoom in the camera, it still tells the story. बाबू काका was a member of Subhash Chandra Bose's Azad Hind Fauj. Oh. His father worked at Agra. एक अंग्रेज अमलदार की कोठी में उनके फादर हाउस होल्ड का काम करते थे और ये छोटा छोटा काम करवाते थे. और ही स्टडीड एट सेंट मैरी हाई स्कूल आगरा, बाबू काका. उसके बाद तो एक दिन और बाबू काका के फादर यहाँ काम करके वहाँ की जो भी प्लानिंग्स होती थी वो जान लेते, फ्रीडम को फाइटर्स को पकड़ने की, वो सुभाष चंद्र बोस की सेना तक पहुँचाते थे. वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज कॉट. उनको मार मार के उनके सामने से ले गए. बाबू काका एज अ किड रैन अवे. 1 महीने के बाद कहीं से उनको उनके पिताजी ने ढूंढ निकाला, वो जंगल में उनको साथ ले गए. सेना कैसे बिखर गई दैट वी नो, बट उसके बाद भारत आज़ाद हुआ. बाबू काका ने एक छोटे मोटे काम करना, क्योंकि पढ़ाई तो छोड़ दी थी. फिर गुजरात आए और स्कूल में, सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने एज ए स्पेशल सब्जेक्ट वो कारपेंट्री और ये रंग रोगन वो सीखा था. वो यहाँ आके शुरू किया. गुजरात में 50 साल उन्होंने ये किया. जब मुझे ये बताया उन्होंने, तब उनकी 80 साल की उम्र थी. और वो जब तक रहे, मैंने उसके बाद तो उनको कुछ वुंड थे, उसकी मेरी बचत के पैसे से थोड़ी उनको वो भी किया. वो ये बताना नहीं चाहिए, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू मी. देन ही पास्ड अवे. उसके बाद मैंने सबको बताई कि आपके घर में जो कलर करता था, आपके हिसाब से बाबू काका नाम का एक पेंटर बूढ़ा, वो हमारे लिए जिया था, हमारे लिए जिंदगी भर मरा भी हमारे के लिए. तो यू नो ऑब्जर्वेशन, आपको वो पकड़ना है, आपको वो सुनना है जो औरों के लिए कॉमन चीज है. सही. आप अगर इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं कि आपने जो सुना उसके पीछे क्या है, तो आप में एक जर्नलिस्ट है, वो जिंदा हो सकता है. थर्ड आई. एग्जैक्टली. अपने उसके बाद उस वक्त तो मैं स्कूल में था, मैंने उस वक्त तो कुछ लिख नहीं पाया, बट उसके कई सालों के बाद मैंने बाबू काका की लाइफ पे एक रियल लाइफ स्टोरी करके बीन वारसी इस नाम की एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, जो गुजरात समाचार की संडे सप्लीमेंट में बहुत अच्छी तरीके से आई थी. अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स
एंटरटेनमेंट क्षेत्र के लोगों के साथ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं, उसमें से आपके लिए सबसे यादगार इंटरव्यू कौन सा रहा है? काफ़ी रहे हैं, बट एक को मैं बिल्कुल अलग करके कहूँगा, गोविंद राघोबा खैरनार, जी.आर. खैरनार, द डिमोलिशन कमिश्नर ऑफ मुंबई। 8 जून 1993 मैंने यहाँ पे पढ़ा कि गोविंद राघोबा खैरनार ने मुंबई के गैंगस्टर्स की जो बिल्डिंग है फियरलेसली तोड़ी है। उन लोगों ने 10 जून को खैरनार को वीटी स्टेशन के बाहर बीएमसी की ऑफिस में उनके साथ बम से उड़ा देने की धमकी दी है। आई डिसाइडेड कि मैं उस वक्त वहाँ जाके खैरनार का इंटरव्यू लूँगा। आई डिड नॉट इन्फॉर्म माई ऑफिस बिकॉज आई न्यू कि इसकी परमिशन देंगे नहीं, क्योंकि मैं नया था और चिंता भी उनको हो सकती है। मैं वहाँ पे गया और मेरे पास तो ऐसा कुछ तो कोई ऑथेंटिफिकेशन, ऐसा कोई प्री परमिशन वाला कोई लेटर तो था नहीं। कमांडोज ने मुझे घेर लिया, उनकी जो AK-56 थी उल्टा करके उसका बट मारने की तैयारी में थे। फॉर्च्यून फेवर्स द लकीयर, आई वोंट से ब्रेव अबाउट माई सेल्फ, बट उस वक्त खैरनार बाय इंसिडेंस नीचे आए और उन्होंने देखा और वहाँ से बोला कि काय माजरा, ऐसा कुछ, मुझे तो मराठी आती नहीं पर ऐसा कुछ बोला। फिर उन लोगों ने, कमांडो ने बोला कि दिस चैप क्लेम्स टू बी ए जर्नलिस्ट विथ नो प्रायर इंटीमेशन। तो खैरनार ने देख के ऐसा कुछ बोला जो मुझे याद है कि मानुस चांगला पाहिजे, ऐसा कुछ, चांगला दिसतोय, ऐसा पाठवून दिया, ऐसा कुछ मुझे याद है, ऐसा आने दो। तो मुझे लेके गए और मेरा पूछा कि आप, मैंने बोला मैं यहाँ गुजरात समाचार अहमदाबाद से आया हूँ और आपका ये सुन के, ये बम फटने के टाइम पे आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो खैरनार ने बोला फैमिली नहीं है? मैंने बोला है, आपको भी तो है, आप भी तो काम कर रहे हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बोले ठीक है चलो ऊपर। उनकी ऑफिस में गए, उन्होंने बोला मैं 15-20 मिनट बात करूँगा आपसे। फिर 15 मिनट की जगह पे उनको मज़ा आया। इट वेंट ऑन फॉर 3.5 आवर्स एंड सी, आपने जो बोला कि मज़ा क्यों आया, मज़ा इसलिए आया कि उन्होंने डिस्पाइट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि शरद पवार मेरे मुख्यमंत्री जो है, मेरे दोस्त भी है, पर उनके तरीके कुछ अलग है जो मैं नहीं चाहता कि वो बदलना चाहिए। कोई भी वाल्मीकि बनने से पहले वालिया होता है, मैं इस वालिया को वाल्मीकि बना के ही ये पद छोड़ूंगा। तो मैंने बोला खैरनार साहब आप जो बोल रहे हैं, आपको पता है मैं ये लिखूंगा तो आपकी पोस्ट को, मैंने बोला, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप क्यों डरते हो? मैंने ऑन द रिकॉर्ड कहा, आप लिखिए। और इन्होंने इतनी सारी बताई बातें, मैंने यहाँ आके, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज। उसके बाद अमिताभ बच्चन क्यों ग्रेट है, उनकी एक छोटी सी, अगर इफ़ यू अलाउ मी प्लीज। बालाराम पैलेस में उनका सूर्यवंशम का शूटिंग चल रहा था और इंटरव्यू लेने के लिए मैं गया था। ब्रेक के दौरान कुछ सीनियर एक्टर्स, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो डायरेक्टर को चिल्ला रहे थे कि एक तो इतने दूर से यहाँ लाए हो और अंदर जहाँ शूटिंग चल रहा है अभी आपने एसी बंद कर दिया है, आपको पैसे की इतनी कमी है तो हमारे चेक में से आज के एसी का बिल काट के वो देना पड़े, एसी चालू कराओ। डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा। 3-4 बार इन लोगों ने कहा, फिर उन्होंने कि चलो हमारे साथ अंदर। मुझे भी कहा कि आप भी आइए। अंदर ले गए। अंदर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी में कोने में कोई आदमी, वो गेहूं का जो कंतान होता है वो सर के ऊपर ओढ़ के बैठा था। उन्होंने दूर से कहा कि सर, 2 बार सर का तो कंबल ऊंचा हुआ और देखा तो अमिताभ बच्चन अंदर थे। सब बाहर निकल गए। डायरेक्टर ने कहा कि अब जो सीन है उसमें ड्यूअल रोल में फादर का जो रोल है उसका शूट है और उसमें देयर इज अ वेरी हीटेड एक्सचेंजेस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, या और आग बबूला है। और बच्चन साहब तो नेचुरल एक्टर है, उनको ये करने की जरूर नहीं है, बट उनको लगा कि यहाँ ठंड इतना है, माहौल इतना अच्छा है कि मैं जो मेरे बॉडी पे जो वाइब्रेशंस, जो गेटअप लाना चाहता हूँ वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे ऐसा करो कि सबको निकालो, एसी बंद कर दो। सी, दिस इज द परफेक्शन। तो एक ये चीज़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू मैंने किया था। पर वो बोलते थे?
अरे बिल्कुल। और दूसरा कि क्योंकि मेरे इंटरव्यू में तो उनको ही बोलना था क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने स्मार्टली क्वेश्चंस पास ऑन किए। और नरेंद्र मोदी को मैं लास्ट ईयर जून में शांग्रीला डायलॉग्स सिंगापुर में जो हुआ, थोड़ी देर मिला था। उसके पहले तो जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले जब वो मनोगत या कोई मैगजीन में लिखते थे, तब गांधीनगर में दत्तोपंत ठेंगड़ी की विधानसभा के सामने रैली थी, वो मैं कवर कर रहा था और वो वहाँ पे लिखने के लिए आए थे। हम दोनों साथ में बैठ के वो उनके लिए लिख रहे थे, बट उनके साथ बात करके भी जो एक इंटरव्यू की तरह जो कुछ जानने मिलता था, दिस आर द मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस विच ओनली जर्नलिज्म कैन गिव यू। वेरी ट्रू। एक पत्रकार के लिए एक से ज़्यादा भाषाओं की जानकारी रखना, उसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर एक भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, दूसरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व, मिरर और आवाज़ है। आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो आप आगे आने से रुकेंगे नहीं, बट इंग्लिश आज वर्ल्ड की लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं तो आपकी अंदर की अंदरूनी आंखें जिस तरह खुलेगी, वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ने के बाद आपको जो विज़न मिलता है वो एक यूनिवर्सल अपील मिलती है आपको। वो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप जानते हो उससे आपका विज़न बढ़ेगा, आपकी सोच ब्रॉड होगी। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है, इवन उर्दू में आप मिर्ज़ा गालिब या इनकी आप शेर और शायरी पढ़ो कि क्या डेप्थ है इनकी। तो आप जितनी भाषा जानते हैं, एज ए जर्नलिस्ट आपका विज़न खुलता है। और सेकंड थिंग कि आपके पास कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को नरेट करने के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए 10 अलग अलग ऑप्शंस, एक से बढ़कर एक शब्दों के बिफिटिंग मिलते हैं। तो ये भाषा की जानकारी से ही होता है। और दूसरा कि आज का एक युग है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में आप घटना का परिवर्तन करो, तो ट्रांसलेशन के लिए भी इट हेल्प्स यू लॉट। सही। हर एक रिपोर्टर के ऊपर एडिटोरियल डिपार्टमेंट की ओर से रोज़ नए नए समाचार लाने का प्रेशर रहता है, और ऐसे में जो रिपोर्टर बीट वाइज स्टोरी कर रहे हैं वो तो खैर उनके सोर्सेज होते हैं तो वो ले आते हैं, पर जिनके पास कोई बीट नहीं है, स्पेशल स्टोरीज़ कर रहे हैं या एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ ही सिर्फ करते हैं, जनरल स्टोरीज़ करते हैं, इस प्रकार के जो रिपोर्टर हैं, जो अभी फील्ड में आ रहे हैं, नए रिपोर्टर हैं, वो इस प्रकार के सोर्सेज कैसे खड़े कर सकते हैं? ये बहुत ही, यू हैव प्रेस द पैनिक बटन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगर बीट दिया है तो अपने सीनियर के साथ एक साल जाके वो सीख सकता है। अगर बीट नहीं है, अगर उसको स्पेशल कोरेस्पोंडेंस का दर्जा अगर दिया है, फ्री टू कवर एनीथिंग, जैसे कि आप करते हो, वो रेगुलर रिपोर्टिंग करने के बाद ये फेज आया, वरना अभी तो शुरू से भी मिल सकता है क्योंकि अभी वेब जर्नलिज्म और सोशल मीडिया में एवरीबडी इज एडिटर। yes. तो ये है। बट एक चीज़ है, अगर मेरी बात करूं तो बाय बर्थ हर एक की एटलीस्ट 6-7 एरिया में लाइकिंग्स होती है, नेचुरल लाइकिंग होती है। हाँ। बाकी का आपको, जैसे कि कोई सब्जी आपको अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती है, आप जबरदस्ती उसको नहीं खिला सकते। तो ये रिपोर्टिंग में भी वही है। इकोनॉमिक्स, लॉ, क्राइम, ये सब, फिर टैक्सेशन, दीज आर नॉट माई कप ऑफ टीज। वो मैंने नहीं किया है, और फॉर्चुनेटली मेरे एडिटर जानते थे कि इसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आज के दौर में आप किसी को 2 दिन में बहुत काम का या सबसे बड़ा निकम्मा साबित कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू सी हिम एंड हाउ यू वांट टू ट्रीट हिम एंड वेयर यू वांट टू सी हिम। करेक्ट। फॉर्चुनेटली इन माई पार्ट, माई एडिटर्स न्यू माई एरियाज, तो मैंने सारे एरियाज कवर किए इनके सिवा। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि अगर कोई बीट ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, सबसे बड़ा सोर्स आपका ऑब्जर्वेशन, आपका रीडिंग, और उसके बाद आपके अपने अंदर से उठते सवाल और आपकी कॉन्शियसनेस है। आपको एटलीस्ट, चलो मान लो 6-7 एरिया में तो आपको कुछ तो अंदर की इंक्लिनेशन है, तो आप एटलीस्ट उतने एरिया में तो पूरे वर्ल्ड में आज जो हो रहा है, आप सुबह 4 न्यूज़पेपर पढ़ो या 5 चैनल देखो,
या आप मोबाइल पे आप न्यूज़ पोर्टल देखो, आपको एटलीस्ट अपने एरिया की तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हर सुबह मिल जाएगी। तो उसमें से आपको जो अपील करे उसके ऊपर आप ज़्यादा पढ़ो, उसके बैकग्राउंड में जाओ, उसका हिस्ट्री चेक करो, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखो, और इन 3 चीज़ों को मिला के बिना कोई सोर्स के, बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई बीट के, आप, मेरी गारंटी है कि आप ऐसी बहुत एनलाइटेंड स्टोरी, स्पेशल स्टोरी कर ही सकते हो जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। बट सवाल यह है कि आपको रोज़ 3-4 घंटे पढ़ने की हैबिट रखनी पड़ेगी। पढ़ाई इज मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज रात को 2 बजे तक आज भी पढ़ता हूँ, जो एरिया मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो भी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट यू नेवर नो कि कब क्या किस मौके पे काम आएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। आप डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम करते हैं, तो इस काम में आपका जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो आपको कितना उपयोगी हो रहा है? डेफिनेटली इट वर्क्स एंड इट हेल्प्स 100%। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो रिसर्च ही आता है। ठीक है, आप अगर पॉपुलिस्ट फिल्म बना लिख देते हो, बन जाती है, 100 करोड़ कमा भी लेती है, उसमें अगर रिसर्च नहीं है तो आप कमाए तो ठीक है, बट उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, लोग भूल जाएंगे। गोविंद निहलानी की अर्ध सत्य को आज भी लोग नहीं भूले हैं। कितना कमाया था? 20 लाख भी नहीं कमाया था। बाजार देखिए आप, जितनी भी क्लासिक फिल्म्स बनी है, ऋत्विक घटक की फिल्म्स देखिए आप, श्याम बेनेगल की फिल्म्स देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर सीरीज एवर मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो कितना रिसर्च होता है। तो एज अ राइटर, एज अ फिल्म राइटर, मैं ये मानता हूँ कि जर्नलिस्ट होना, आप में एक एबिलिटी तो पहले से डेवलप हुई होती है कि आप जो भी लिखो सोच के लिखो और थोड़े ऊंडे उतर के खोजबीन करके लिखो। तो रिसर्च की जो एक साइट है वो तो फिल्म राइटिंग और डॉक्यूमेंट्री के लिए वो साथ में आती है। अब मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरी एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री है, द लॉस्ट वर्ल्ड रिगेन्ड, कच्छ रिहेबिलिटेशन। इट वॉज रिटन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, DAVP न्यू दिल्ली। It was a very stiff competition to make that, for the documentary script to be selected. मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात, बहुत नम्रता से मैं कहता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट सिलेक्ट हुई, उनमें कौन कौन बड़े बड़े नाम थे, उनकी नहीं हुई वो बात नहीं है, बट जिन्होंने सिलेक्ट की, अदूर गोपाल कृष्णन, दैट इज़ अ ह्यूज ऑनर टू मी। तो निमेश देसाई ने वो डायरेक्ट की और 23 मिनट्स की इंग्लिश फिल्म है। वो 27 भाषाओं में रीजनल ऑफिसर्स को समझाने के लिए डब भी हुई। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कच्छ अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक, उसका मैंने इतना रिपोर्टिंग किया था कई दिनों तक। वहाँ जो सिचुएशंस, कुछ करप्शंस, कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो मैंने देखी, जिसकी मैंने स्पेशल स्टोरीज लिखी थी, वो मुझे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिखने में काम आई, क्योंकि उसमें इतने डेटा और रिसर्च था कि आप कहीं भी गलत नहीं जा सकते। और बहुत सही आपने कहा कि ऐसे ही बोला गया शब्द ऐतराज़ के पात्र नहीं होता है, बट जब आप डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसका, तो आपका शब्द गलत नहीं होना चाहिए। सही। एक रिपोर्टर के लिए उसने जो भी न्यूज़ बनाए हैं, स्टोरी की है, उसका जो फॉलोअप है उसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल थोड़ा ये हो रहा है कि एक कहीं से कोई सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, एक बार लिख दी, 2 बार लिख दी, उसके बाद भूल गया। तो अगेन कमिंग बैक टू कि आपका अल्टीमेट गोल किसी भी स्टोरी का क्या है, अंतिम रिजल्ट। जब तक आप वो अंतिम रिजल्ट देखना नहीं चाहते, जो परिवर्तन का, वो अगर आपके पास आया नहीं, आपको हासिल ना हुआ, तब तक आप उसको छोड़ो मत, और उसके अलग अलग एंगल्स को लेके हर रोज आप लिखते जाओ। क्योंकि कोई आपको 1 बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, 3 बार करेगा, 4थी बार लोगों को जागना पड़ेगा। और जिसके सामने लिखी है, जिसको ये असर कर रही है, उसको तो जागना ही पड़ेगा। हियर व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द फॉलो अप स्टोरी। छोड़ मत दो बीच में।
छोड़ मत दो इन द सेंस कि बाय प्रेशर और बाय एनीथिंग, डू नॉट रिलेंट टू एनी काइंड ऑफ टैक्टिक्स इन योर गोल। और ये रेजिस्ट करना डिफिकल्ट है, मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, और कई लोगों ने करके दिखाया। दिस इज द होप फॉर जर्नलिज्म। अपने देश में और इस राज्य में भी इतिहास बदल देने वाली कई सारी घटनाओं के आप साक्षी रहे अपने जर्नलिज्म के करियर में। उसमें से हमें कोई एक ऐसी घटना का रिपोर्टिंग बताइए जो आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वो मोमेंट कुछ अलग थी। ऐसी काफ़ी है, बट मैं 1 मिनट सोच के बताता हूँ उनमें से कौन सी मैं आप पिकअप। अक्षरधाम में भी रिपोर्टिंग आपने किया। हाँ, अगर अक्षरधाम की मैं लास्ट में यार नहीं बात करना चाहता, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि जिस तरह का वो था उसमें बोलने के बाद ऐसा साउंड आ जाता है कि आदमी बोस्टिंग कर रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा साउंड ना हो। आप बताइए। हम लोग ऑफिस में बैठे थे, अक्षरधाम हुआ सितंबर 2002, 27 सितंबर आई थिंक, और आई चेक द डेट्स। सब क्या क्या हुआ वो हम लोग लिखते रहे। उसके बाद रात को 11:30 बजे जिन लोगों ने दिन में रिपोर्टिंग किया था उनका फाइल हो गया स्टोरी। उसके बाद मेरे एडिटर ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। तो हम 5 लोग अक्षरधाम गए, मेन गेट पे गए, जहाँ से अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। दक्षेश भाई, मैं आपको 2 मिनट रोकता हूँ। हमारे कई सारे युवा दर्शक होंगे, शायद उनको अक्षरधाम में क्या हुआ था ये पता नहीं होगा। आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, फिर अपनी स्टोरी कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। अक्षरधाम गांधीनगर, अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में सितंबर 2002 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और मेरे ख्याल से 37 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। और ये शाम को मेरे ख्याल से 3:30 बजे अटैक शुरू हुआ था और दूसरी सुबह 6 बजे ये पूरा हुआ था। हाँ। तो और ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये घटना की बहुत ही चर्चा और कवरेज हुआ था, और सब लोगों ने इनको कड़ी से कड़ी निंदा भी की थी। तो हम लोग 12 बजे वहाँ पहुँचे गेट पे। अंदर तो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। अब वहाँ गेट पे टेम्पररी फर्स्ट एड काउंटर एक बनाया था, अशोक भट्ट और नितिन पटेल, आई विल नेम देम, क्योंकि जर्नलिज्म की एक नैतिक फर्ज है कि किसी ने कुछ नहीं किया है वो बताते हो, तो किया है वो भी बताना चाहिए। सही। अशोक भट्ट एंड नितिन पटेल, these were the 2 only ministers from the government constantly present there, following the instructions from the chief minister's office कि आप ये करो वो करो। The chief minister was very much awake in his house, he was monitoring the things। तो 12:30 तक हम लोग ये वहाँ पे देखते रहे क्या हो रहा है। उसके बाद मंदिर के एक स्वामी जी कुछ काम से गेट तक आए। अब देखिए, आपने कहा नहीं कि जिंदगी में जर्नलिज्म में जो भी करते हैं कभी वो इट डज नॉट गेट एलिमिनेटेड। वो स्वामी जी जब इंग्लैंड से भारत आए थे 93 में, तब उन्होंने टू द यूथ करके कॉलम लिखना शुरू किया था इंग्लिश में। आई यूज टू ट्रांसलेट इट इन गुजराती, युवानों ने। तो ही न्यू मी। मैंने बोला स्वामी जी अंदर आવું છે? तो उन्होंने कहा क्यों, ફેમિલી કંઈ છે નહીં? मैंने बोला છે સ્વામીજી, પણ ફેમિલીને કીધું નથી અને અંદર કંઈ થશે તો અમે કામ લાગીશું। तो उन्होंने ऐसे देख के बोला सारू चल। तो दैट्स द मोमेंट ऐसे करके हम 5 लोग अंदर गए, मेन गेट पे अंदर जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था। ब्रिगेडियर राज सीतापति, द एनएसजी चीफ, 5 टीम उनकी डिप्लॉय की हुई थी अलग अलग जगहों पे, वो वहाँ से मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने हमें देख के वो पहले तो भड़के कि हु आर यू, वाई आर यू हियर, यू आर नॉट वेयरिंग बीपी, बुलेट प्रूफ। मैंने बोला सर हम लोग जर्नलिस्ट है और कुछ हो सके तो हम आपकी मदद करना है। क्या मदद, आप मेरी जिम्मेदारी बन जाओगे, आप निकलो यहाँ से। फिर थोड़े दूर जाके हम खड़े, पता नहीं उनको क्या हुआ कि फिर मैंने जाके बोला स्वामी, अरे सर हु डू यू थिंक वी आर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डाई हार्ड इंडियन सिटीजन्स रेडी टू पेरिश फॉर द कंट्री, रिपोर्टिंग इज कीपिंग असाइड राइट नाउ, इज बीइंग केप्ट असाइड। ठीक है चलो।
खड़े रहे। अब जो सुप्रीम सेक्रीफाइस विटनेस किया है, 5 टीम उन लोगों की थी, वो टेररिस्ट को अलग अलग तरीके से एंगेज करने की कोशिश कर रही थी, बट इनको पता चल गया था कि ये जो फायरिंग आ रही है वो पुलिस फोर्स की नहीं है, ये कमांडोज है। उनको भी इतना जो छिपे हुए उनको पता था। तो द मोमेंट NSG took over the charge, they stopped they stopped retaliating, वो बंद कर दिया। 1 घंटा 1.5 घंटा 1:45 बज गए, ये लोग हर जगह पे फायर कर रहे थे कमांडोज, कहीं से जवाब नहीं आ रहा था। ब्रिगेडियर वॉज काइंड ऑफ इन अ डायलेमा कि कौन सी अभी स्ट्रेटेजी बनाओ। तब उनके हैंडसेट पे, आज मैं ये चीज़ पहली बार बता रहा हूँ, उनके हैंडसेट पे सुरेश यादव कमांडो, उसकी आवाज़ आई कि सर हम लोकेट नहीं कर पा रहे इनको। तो इन्होंने कहा कि एंगेज देम इन स्कैटर्ड फायरिंग। तो सुरेश ने कहा सर वो कर रहे नहीं आ रहे लोग, आई एम गोइंग टू रेज माई हेड नाउ, यू रीड बिटवीन द लाइन्स। ब्रिगेडियर ने ना बोला कि सुरेश डोंट डू दैट, सर देयर इज नो ऑप्शन, आई एम गोइंग टू रेज माई हेड विद द सर्च लाइट ऑन माई। हाँ, तो ब्रिगेडियर, बिफोर ब्रिगेडियर कुड से एनीथिंग फर्दर, उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। 10 सेकंड के बाद धड़ 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 फायरिंग की आवाज़ आई। ब्रिगेडियर ने मेरी ओर देखा, फिर सेट चालू देख, हमारे पांचों ओर के, और सेट पे चालू करके सुरेश नो आंसर। दूसरी टीम से आवाज़ आई कि सर सुरेश गेव द सुप्रीम सेक्रीफाइस। सुरेश ने अपना सर इसलिए ऊंचा किया कि वो लोग उसको देखे और उसके ऊपर फायरिंग करे और लोकेट हो जाए। करेक्ट। तो ये गलती उन लोगों ने कर दी और सुरेश ने सेक्रीफाइस दिया। तो 5 मिनट के बाद उसका बॉडी आया, जो इसके स्ट्रेचर पे चढ़ा के हम लोगों ने गाड़ी में चढ़ा के वहाँ पे बाहर भेजा। उसके बाद NSG कमांडो सृजन सिंह भंडारी, उसको गोली टच करके निकल गई, जो कि 2 साल तक उसके बाद कोमा में रहा सिविल हॉस्पिटल में। एंड अशोक भट्ट द हेल्थ मिनिस्टर, ही यूज्ड टू विजिट भंडारी at civil hospital every week, every Sundays. That was the routine of अशोक भट्ट। ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियंस को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते होते हैं, बट अच्छे भी होते हैं। तो दिस इज द थिंग विच आई ऑब्जर्व। और उसके बाद 3:30 बजे तक स्कैटर्ड फायरिंग चलती रही। फिर 3:45 बजे ब्रिगेडियर ने स्वामी जी को बुलाया कि स्वामी जी ये लोग इस जगह पे छुपे हुए कि वहाँ पे हमारा एम्यूनिशन जा नहीं रहा है और ग्रेनेड फेंक नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा बिल्डिंग उड़ जाएगा। दूसरा रास्ता हम एक ले रहे हैं कि हम लोग गाइडेड रॉकेट लॉन्चर यूज़ करना चाहते हैं। आई होप यू डोंट माइंड सम ऑफ योर ट्रीज वुड बी ब्लोन अप। तो स्वामी जी ने कहा कि फॉर द नेशन एनीथिंग इज परमिटेड। तो 3:45 बजे हम लोग जर्नलिस्ट थे, वो भूल के हमारा रोल ये रहा कि NSG की ट्रक से हमने सुबह 3:45 को ब्रिगेडियर राज सीतापति को रॉकेट लॉन्चर हाथ देके उतरवाने का रोल हमने अदा किया है। वो बात अलग है कि वो छोड़ा नहीं, क्योंकि अंदर की टीम से फिर से मैसेज आया कि सर वी कैन नॉट फायर इट बिकॉज वी हैव स्पेकुलेशंस दैट देर आर सम सिविलियंस बीइंग कैप्टिव पॉसिबली इनसाइड द एग्जीबिशन हॉल। अच्छा, तो ये हम नहीं कर सकते। तो वो आइडिया उन लोगों ने कैंसिल किया। सुबह 6:30 बजे ब्रिगेडियर खुद तैयार होके एक सैल्यूट मार के गए अंदर। उनकी लुक मुझे आज भी याद है कि शायद मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, बट मैं जा रहा हूँ। तो 5-6 घंटे हम जो साथ रहे वो याद रहेंगे। दिस वॉज दी सेंटेंस अनस्पोकन, बट इट हैड टू बी अंडरस्टूड, इट हैड टू बी फेल्ट। वो गए, 5 मिनट के अंदर ज़बरदस्त फायरिंग हुई दोनों ओर से। ऑपरेशन पूरा हुआ, टेररिस्ट वेर न्यूट्रलाइज। उसके बाद ब्रिगेडियर मिले, फिर हम लोगों ने उनको सैल्यूट किया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सबसे पहले तो अब मैं वापस देखता हूँ
तो मुझे ये लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट हमें जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम उनकी जिम्मेदारी बन सकते थे कि वो उनका काम कर रहे थे। बट अगर आप 30 साल में ऐसा सोचोगे नहीं, ऐसा जोखिम नहीं करोगे, तो 40 साल में तो आप नहीं सोचोगे। तो जिस वक्त जिस उम्र में जो होता है वो सही है, ऐसा मान के आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू माई सेल्फ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। लक्षेश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातें, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर। एंड थैंक यू एंड सॉरी फॉर माय हिंदी, क्योंकि हिंदी मैं पढ़ा हूँ पर बोलने में इतनी हमारे यहाँ हिंदी इतना बोला नहीं जाता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, भाषा भाषा है, लोगों तक कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, बस उतनी बात है। तो ये थे श्री लक्षेश पाठक, सीनियर पत्रकार, आज हमारे साथ मीडिया म्यूजिंग्स में जुड़े। दोस्तों, मीडिया म्यूजिंग्स के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।